पलटनगंज के कामेश्वर अवध इंटरनेशनल स्कूल ने अपने बच्चों को इस गीत के बारे में जो जानकारी दी है उसके नोट्स भी हमारे पास। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब स्कूली बच्चों के नजरिए से भी समझने का मौका मिलेगा। हाँ, तो इन सब स्रोतों को मिलाकर हम कोशिश करेंगे कि वंदे मातरम की कहानी को परत दर परत खोलें। जी बिल्कुल, इसके लिखे जाने से लेकर कैसे ये राष्ट्रीय प्रतीक बना, और हाँ, ये भी कि इस 150वीं वर्षगांठ पर क्या कुछ खास हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही कमाल का लगता है कि कैसे एक गीत इतने लंबे समय तक न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि पीढ़ियों को प्रेरित भी करता है। 150 साल बहुत लंबा सफर है। और यहाँ सबसे अहम बात मेरे ख्याल से यही है कि कैसे शब्द और संगीत मिलकर वक्त के साथ इतना गहरा मतलब एक राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। सही। ये सिर्फ कविता या गीत नहीं रहता, फिर ये एक आप कह सकते हैं सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाता है। तो इसकी शुरुआत पर चलते हैं। इसे लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, है ना? जी हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे शायद शुरू में एक अलग गीत की तरह नहीं रचा था। अच्छा, तो फिर? ये बाद में 1882 में उनका एक बहुत मशहूर उपन्यास आया, आनंद मठ। ये उसका हिस्सा बना। ओ, आनंद मठ का हिस्सा। वो उपन्यास तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, है ना? बिल्कुल, सन्यासी विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती सशस्त्र संघर्षों में गिना जाता है। तो इस पृष्ठभूमि ने गीत को शुरू से ही एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी रंग दे दिया। यानी उपन्यास के साथ जुड़ने से इसका असर और बढ़ गया? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसे आम लोगों तक पहुंचाने में, या कहें कि इसे एक सार्वजनिक मंच देने में, किसका हाथ रहा? मैंने सुना है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। हाँ, ये जानकारी एकदम सही है। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में? जी, वहां रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीत देकर, मतलब धुन बनाकर गाया, और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। क्यों? मतलब टैगोर का गाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? देखिए, टैगोर जैसी शख्सियत का इसे गाना सिर्फ इसे एक मंच देना नहीं था। उन्होंने कला और उस समय उभरते हुए राष्ट्रवाद के बीच एक पुल जैसा बना दिया। हाँ, समझ रही हूँ। और उस वक्त ये बहुत जरूरी था। इसने गीत को सिर्फ किताबों से निकालकर, क्या कहते हैं, राजनीतिक और सामाजिक चेतना के केंद्र में ला दिया। तो ये तो साहित्य और कला की दुनिया से निकलकर राजनीति में आ गया। लेकिन ये आम जनता का जन आंदोलन का हिस्सा कैसे बना? वो कौन सा खास मौका था? हाँ, वो आया 1905 में। 1905, बंगाल विभाजन के समय? हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें इसका जिक्र है। बिल्कुल सही। 1905 का साल इस गीत के लिए शायद सबसे अहम पड़ाव था। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटा तो पूरे बंगाल में और देश के दूसरे हिस्सों में भी जबरदस्त विरोध हुआ। हाँ, सुना है, बहुत बड़ा आंदोलन था वो। बहुत बड़ा। और ऑर्गेनाइजर के लेख हों या स्कूल के नोट्स, दोनों यही बताते हैं कि उस दौरान वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, वो आंदोलन का नारा बन गया। नारा बन गया? मतलब जैसे लोग जुलूस निकालते थे तो वंदे मातरम गाते हुए निकलते थे। ये बंगाल की पहचान और भारतीय राष्ट्रवाद दोनों को एक आवाज दे रहा था। ये एकता का प्रतीक बन गया। लेकिन ऐसा क्या खास था इस गीत में कि ये विभाजन के विरोध का इतना बड़ा सिंबल बन गया? क्या सिर्फ शब्द थे, या धुन, या माहौल ऐसा था? मेरे ख्याल में ये कई चीजों का मेल था। पहली बात तो शब्द, सीधे सीधे मातृभूमि की वंदना, ये लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, आनंद मठ का संदर्भ इसे वो क्रांतिकारी पृष्ठभूमि देता ही था। और तीसरा, उस समय का माहौल, लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने का कोई जरिया ढूंढ रहे थे। तो वंदे मातरम ने वो मंच दिया। हाँ, ये सरल था, शक्तिशाली था और सीधा दिल तक पहुंचता था। ये महज एक नारा नहीं था, आप समझिए, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध का एक सामूहिक स्वर बन गया था। लोगों को हिम्मत देता था, पहचान देता था, माँ भारती की आजादी का एक साझा मकसद। और फिर जब देश आजाद हुआ तब इसका क्या स्थान बना? जाहिर है इतने गहरे इतिहास वाले गीत को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। आजादी के बाद जब नए राष्ट्र के प्रतीक चुने जा रहे थे तो वंदे मातरम पर काफी सोच विचार हुआ। हाँ, ये तो सुना है कि कुछ बहस भी हुई थी इस पर। जी, कुछ बहसें थीं, लेकिन आखिरकार 24 जनवरी 1950 को, यानी भारत की गणतंत्र बनने से ठीक 2 दिन पहले, संविधान सभा ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग। हाँ,
और जनगणमन को राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम चुना गया। तो वंदे मातरम को उसके बराबर का समकक्ष सम्मान मिला। ये एक तरह से इसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करना था। अच्छा, अब जरा इसके अर्थ को भी समझ लेते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे हिंदू जनजागृति समिति की वेबसाइट है या स्कूल के नोट्स भी, वो बताते हैं कि वंदे मातरम का सीधा मतलब है मैं माँ को नमन करता हूँ। माँ यानी मातृभूमि। जी बिल्कुल, यही इसका शाब्दिक अर्थ है। अपनी धरती, अपनी मातृभूमि के लिए गहरा सम्मान और समर्पण का भाव। और स्कूल नोट्स में एक बात और कही गई है कि ये भावना किसी एक भाषा, धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए एकता के प्रतीक के तौर पर देखा गया है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत माता की जो संकल्पना है उसको दिखाता है, जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। सही कहा। और स्कूल के नोट्स इसी बात पर जोर दे रहे थे कि इसका मूल भाव सिर्फ देशभक्ति ही नहीं, बल्कि माँ भारत के प्रति समर्पण, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना और समाज में आपसी भाईचारा, सौहार्द बनाए रखना है। बिल्कुल, और ये मूल्य आज भी उतने ही जरूरी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। यही इस गीत की ताकत है, मुझे लगता है। ये राष्ट्रीयता को किसी संकीर्ण दायरे में नहीं बांधता, बल्कि उसे व्यापक मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। अपनी जड़ों से प्यार, सबका भला सोचने की भावना, सामाजिक एकता, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आज पर आते हैं। 150 साल बाद इस गीत का क्या महत्व है और इस सालगिरह पर क्या खास हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे स्रोतों से पता चल रहा है कि सरकार इसे खास तौर पर मना रही है। हाँ, ये एक बड़ा मौका है और सरकार इसे यादगार बनाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। पोर्टल? उसमें क्या होगा? शायद इस गीत से जुड़ी सारी ऐतिहासिक जानकारी, इससे जुड़े कार्यक्रम, इवेंट्स, ये सब एक जगह पर मिल सकेगा। एक तरह का सेंट्रल हब। अच्छा, और स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी करने की भी बात है? जी हाँ, ये तो पारंपरिक तरीका है किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर को सम्मान देने का। सही। और ये सिक्के और टिकट सिर्फ संग्रह की चीजें नहीं होती, ये असल में राष्ट्र का वो गहरा सम्मान दिखाते हैं जो इस गीत और इसके इतिहास के लिए है। हाँ, और ये आने वाली पीढ़ियों को भी इस विरासत से जोड़ते हैं। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आज़ादी किन संघर्षों और बलिदानों की बुनियाद पर खड़ी है। और यहीं पे मुझे स्कूल के नोट्स की एक बात याद आ रही है। उसमें लिखा था कि 150वीं वर्षगांठ का महत्व सिर्फ गीत गाने या जश्न मनाने में नहीं है, बल्कि उस जज्बे को, उस समर्पण और हिम्मत को याद करने में है जिसके बल पर देश आजाद हुआ। ये बहुत ही जरूरी बात कही आपने। देखिए, प्रतीकों और समारोहों का अपना महत्व है, वो जरूरी है, लेकिन असली चीज है उन मूल्यों को समझना और जीना जिनका ये गीत प्रतीक है। ये हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो ये सालगिरह उन बलिदानों को एक तरह से श्रद्धांजलि देने और उन मूल्यों पर, जैसे एकता, समर्पण, निस्वार्थ सेवा, फिर से सोचने का अवसर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसे लेकर काम हो रहा है, जैसा हमने उस स्कूल का उदाहरण देखा, कामेश्वर अवध इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, डाल्टनगंज वाला। हाँ, उन्होंने बच्चों को सिर्फ गीत नहीं सिखाया बल्कि इसका पूरा इतिहास बताया, आनंद मठ से कैसे जुड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी, ये सब। ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जब बच्चे किसी चीज के पीछे की कहानी, उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं ना, तो वो उससे सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं जुड़ते, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। हाँ, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। और उन्हें ये समझाना जरूरी है कि ये सिर्फ गाने की चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने और अपनाने की चीज है। बिल्कुल। और उसी स्कूल ने बच्चों को ये भी कहा कि गीत का असली मकसद देश के प्रति प्यार, एकता और जिम्मेदारी की भावना जगाना है, सिर्फ रस्म निभाना नहीं। सही बात। कि गीत के जो मूल भाव हैं, समर्पण, राष्ट्रहित, सामाजिक सौहार्द, उनको जीवन में उतारना है। एकदम सही। और इसीलिए स्कूलों में ऐसे मौकों पर खास कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे चर्चा हो, गाने की प्रतियोगिता हो, या शायद कोई नाटक हो इतिहास पर आधारित। हाँ, इससे इतिहास जीवंत हो उठता है। बिल्कुल, ये इतिहास को किताबों से निकालकर बच्चों के अनुभव का हिस्सा बनाता है और उन मूल्यों से जोड़ता है जिनकी आज भी हमें उतनी ही जरूरत है। ये सिर्फ याद करना नहीं, ये महसूस करना और सीखना है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे बंकिम चंद्र चटर्जी की कलम से निकला ये गीत फिर रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज से होते हुए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणा स्रोत बना और आज 150 साल बाद भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का एक अहम प्रतीक है। इसकी यात्रा भी कमाल की रही है। आनंद मठ से शुरू होकर
बंगाल विभाजन के विरोध से गुजरते हुए संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत का दर्जा पाने तक। सही में ये अपने आप में भारत के आधुनिक इतिहास का एक अध्याय है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय पहचान सिर्फ झंडों, नक्शों या प्रतीकों में ही नहीं होती, बल्कि उन साझा मूल्यों और भावनाओं में होती है जिन्हें ये प्रतीक दर्शाते हैं। इस मामले में वो मूल्य हैं अपनी धरती के लिए गहरा सम्मान, एकता की भावना और सबके हित के लिए समर्पण। तो ये गीत सिर्फ अतीत की बात नहीं करता, ये भविष्य के लिए भी एक दिशा देता है। और ये 150वीं वर्षगांठ इन मूल्यों पर दोबारा सोचने, उन्हें अपने जीवन में, अपने समाज में और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो आखिर में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? ये गीत अपने समय में प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत था, लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत दी, एकजुट किया। हाँ। आज हमारे सामने चुनौतियां अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, लेकिन क्या वंदे मातरम की वो मूल भावना, वो एकता, वो अपनी धरती और समाज के प्रति समर्पण का भाव, क्या वो आज भी हमें प्रेरित कर सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद अपने आसपास की समस्याओं से लड़ने के लिए, अपने समुदाय में कुछ अच्छा करने के लिए, या बस एक बेहतर नागरिक बनने के लिए। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।